तो सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मित्रांश स्टडी पर, और जहां पर हम थोड़ा सा ज्ञानार्जन करते हैं। और आज जो हमारी क्लास लगने वाली है वो हिंदी की क्लास लगने वाली है, ठीक है। और हिंदी में आज हम, जैसा आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, सीखने वाले हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह और उनके प्रयोग, उनका रूप। ठीक, देखिए विराम चिन्ह होते क्या हैं, कहाँ उनका प्रयोग होता है, उन्हें किस रूप से दर्शाते हैं, यही आज हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे वार्ता के संदर्भ में यदि वक्ता बीच बीच में कभी थोड़े समय के लिए या कभी अधिक समय के लिए जो अपनी बातों में ठहराव लाता है, ठीक है, अच्छा, उसी ठहराव से हम उसके भाव को, उसकी जो बात करता है जो वक्ता, ठीक है, उसके भाव को और उसके प्रयोजन को हम भली भांति समझ पाते हैं। ठीक, और वहीं आलेख की, अगर मैं आलेख की बात करूं तो आलेख में वाक्यों का तात्पर्य साम्यक रूप से समझने के लिए ही हमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, यदि मैं एक भाषा में आपसे ये कहूं कि किसी वाक्य के भाव को, किसी वाक्य के भाव को लिखावट में सूचित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदी भाषा के ऐसे ही कुछ विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्या, आइए देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। पहले हम क्या देखते हैं, अल्प विराम चिन्ह। इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं कॉलन। ठीक है, देखिए जब किसी वाक्य में क्षण भर के लिए ठहराव आता है, ठीक, और इसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला। ठीक, इसका प्रयोग जब किसी वाक्य में क्षण भर के लिए ठहराव आता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो इन चिन्हों का बहुत महत्व होता है। कहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग होना है, किन शब्दों, किस पद के बाद या वाक्यों के अंत में इन चिन्हों का जो प्रयोग होना है, उसी से ही वाक्य का सही अर्थ निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो जहाँ वाक्य थोड़े समय के लिए ठहराव आता है किसी वाक्य में, वहाँ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, मैंने भी, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैंने भी वह दृश्य देखा है, तो यहाँ हाँ के बाद जो थोड़ा सा ठहराव आता है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, कि देखिए इसके प्रयोग से कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। ये देखिए, उन्हें, कोई कह रहा है उन्हें रोको मत जाने दो। ठीक, तो यहाँ उन्हें रोको के बाद ठहराव आया। अब देखिए इसका खेल कितना सा होगा, पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। देखो वाक्य एक ही है, लेकिन अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होने से वाक्य का अर्थ ही पूरा बदल गया। पहले वाक्य में कह रहा है उन्हें रोको मत जाने दो, और वहीं दूसरे वाक्य में कह रहा है उन्हें रोको मत जाने दो। ठीक है, तो जहां पर वाक्य में क्षण भर के लिए ठहराव आता है वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा अगला अर्ध विराम चिन्ह, सेमीकोलन इंग्लिश में। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है, इस टाइप से जो होता है, ऊपर एक बिंदी और यही हमारा कोलन जो होता है अल्प विराम, वो नीचे लग जाता है, इसको कह देते हैं अर्ध विराम। ठीक है, तो देखिए इसका क्या, ये कहाँ पर लगता है। ठीक, देखिए ये तब लगता है जब किसी वाक्य में का संबंध एक दूसरे से होता है, किसी वाक्य का संबंध एक दूसरे से होता है और वहां बात अधूरी रह जाती है। ठीक है, वहां पर बात अधूरी रह जाती है तो इस चिन्ह का हम वहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि आकाश, ठीक, तो ऐसे समझ लो कि आकाश में बादल छाए, तीव्र गति से वायु बह रही थी। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध तो स्थापित है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं बात अधूरी लगती है कि आकाश में बादल छाए। ठीक, तो वहां पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, इन चिन्हों को हम इस तरीके से दिखाते हैं, विराम चिन्ह। ठीक है, हिंदी में इसके चिन्ह को हम एक ऐसे डंडा खींचकर लगाया जाता है। देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह का तो लगभग लगभग सभी को ही इसका प्रयोग पता होता है, कहाँ पर लगता है। देखिए, जब किसी वाक्य का अंत हो जाता है, बिल्कुल ही अंत में उस वाक्य के पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। ठीक, तो जब किसी वाक्य का अंत हो जाता है तब वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में ली। चलिए अब, और इसको हम दर्शाते हैं एक ऐसे एक डंडे से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चिन्ह क्या हुआ? अपूर्ण विराम चिन्ह, न्यून विराम या विवरण चिन्ह। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या देते हैं? डैश। ठीक है, और हम कैसे कैसे दर्शाते हैं इसको? ऐसे करके। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ये होता है कि जब किसी विषय को विस्तार से समझाया जाता है, जब किसी विषय को विस्तार से समझाया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊं, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे ना कि इन विषयों को या इन विषयों पर ध्यान दे, और वो ऐसे करके नीचे फिर शुरू हो जाते थे विषय। ठीक है, ऐसे ही क ख ग, ठीक, ऐसे ही कोई विषय आ जाते थे, और जो लिखा रहता था कि इन विषयों पर ध्यान दे। ठीक, या नीचे दिए हुए वाक्यों को सही गलत के निशान लगाएं, उसके बाद ऐसा निशान आ जाता था जहां पर किन्हीं शब्द वाक्यों को स्पष्ट रूप से समझाया जाता है, दर्शाया जाता है, वहां पर अपूर्ण विराम चिन्ह, न्यून विराम चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न विराम चिन्ह। ठीक है, ये भी सभी लोग जानते होंगे कि प्रश्न विराम चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, जो किसी प्रश्न के पूछे जाने पर वाक्य के भाव को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि राम कैसे स्कूल जाता है, तो प्रश्न काय का भाव प्रकट हो रहा है वाक्य में, प्रश्न पूछने का। ठीक है, कोई बात जानने का। ठीक, तो वहां पर हम वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, विराम चिन्ह। ठीक है, तो विस्मय विराम चिन्ह इसके बाद से ही पता चल रहा है कि जहां पर एकदम से आश्चर्य होता हो। ठीक है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते हैं? जब बात किसी वाक्य में विस्मय का भाव आता हो, जैसे घृणा का, भय का, ठीक, दया का, तो ये जो भाव जो आते हैं हमारे मन में तरह तरह के, उनके भावों को इस चिन्ह से हम प्रकट करते हैं। जैसे मैं बताऊं, वहां पर कौन सा भाव आ रहा है इसका? प्रेम का। ठीक है, जहां पर ऐसे किसी भाव को जब प्रकट करते हैं हम, ठीक है, तो उन वाक्यों के शब्दों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संबोधन विराम चिन्ह में भी हम इसी का ही प्रयोग करते हैं, इसी चिन्ह का। संबोधन से ही हमें पता चल रहा है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन आजकल क्या हो रहा है वर्तमान स्थिति में कि जहां पर संबोधन विराम चिन्ह आना चाहिए, वहां पर संबोधन विराम चिन्ह को हम हिंदी भाषा के लिखावट रूप में अब लिखते नहीं हैं। देखिए कहां पर लगेगा, जैसे मैं कहूं कहना है, ठीक, तो महोदय मुझे आपसे कुछ कहना है। महोदय के बाद का जो ठहराव है
वहाँ पर हम संबोधन विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल हिंदी भाषा में लिखावट में क्या हो रहा है कि जहाँ पर संबोधन विराम चिन्ह को हमें इससे दर्शाना चाहिए, वहाँ हम इसे अर्धविराम से दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि महोदय, महोदय के बाद हम ये लगा देते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तो यह चिन्ह लगाना यहाँ पर त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, तो संबोधन विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो ये वाला होना है, इस चिन्ह का रूप। ठीक है, ना कि अर्धविराम का। ठीक है, इसको भी हम क्या देते हैं, कहते हैं डैश। ठीक है, और इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके। निर्देशक चिन्ह को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ आता है? देखिए, इसका प्रयोग तब होता है जब किसी विषय के विचार जो होता है, ठीक है, उसके मंतव्य को हम सुस्पष्ट करके दर्शाते हैं। ठीक, किसी विषय के विचार को हम सुस्पष्ट करके दर्शाते हैं। जैसे ये देखिए कि उदाहरण के रूप में, जैसे भाषा की 3 इकाई होती है और फिर हमारा निर्देशक चिन्ह। तो जैसे हम दर्शाते हैं ना ऐसे करके कि नंबर 1 कि वर्ण। ठीक है, तो किसी विचार को हम के मंतव्य को जब ऐसे दर्शाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे किसको, एक विषय और देख लेते हैं। जैसे राम ने, भगवान राम ने, फिर निर्देशक चिन्ह। क्या कहा था कि वही उनका वो कहावत लिख दो कि ऐसा कलयुग आएगा, कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। चलिए आगे ना, संबंध, संबंध विराम चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह। संबंध कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर है, इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं। इसका जो चिन्ह का जो रूप है वो ये वाला है। निर्देशक वाला मत समझ लेना, निर्देशक वाला थोड़ा सा बड़ा होता है और ये वाला छोटा होता है। ये कहाँ होता है, जहाँ पर 2 समानार्थी शब्द हों या वाक्य हों या विपरीतार्थक शब्द हों, अनुलोम विलोम हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये लगाते हैं ना बीच में, जैसे राजा, रंक। ठीक है, पाप और पुण्य चिन्हों का प्रयोग और के स्थान पर भी कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहां पर और के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम योजक चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह क्या है, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, इसको एक ही कहते हैं। ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इनको कह देते हैं हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, ये जो हम लगाते हैं या इस तरीके के जो लगाते हैं। ठीक है, देखो इसको हम कहते हैं एकल युगल। देखिए, एकल उद्धरण चिन्ह और युगल उद्धरण चिन्ह ये कहाँ पर लगते हैं। देखिए, जब किसी शब्द को या किसी वाक्य को, ठीक है, विशेष रूप से, यानी अगर मैं कहूँ कि या तो किसी शब्द विशेष को या किसी वाक्य विशेष को रेखांकित रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, तब वहाँ एकल चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ के वाक्य को या अवतरण को हम जो का त्यों लिखते हैं। किसी कृति के वाक्य को या अवतरण को हम जब जो का त्यों लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वीनाथ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की। ठीक है, शून्य से शिखर तक किसके ऊपर थी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, उनके जीवन पर, उन्हीं के ऊपर थी ये रचना। ठीक है, तो किसी वाक्य विशेष के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब मैं कहूँ कि युगल का कहाँ करेंगे,
युगल का तब करते हैं हम जब किसी रचना या किसी नोवेल या किसी कृति या उपन्यास या, ठीक है, कि उस वाक्य को हम जो का तो उतार लेते हैं कहीं पर लिखने के लिए। ठीक है, जैसे मैं संस्कृत की एक आपको कृति बताता हूँ। संस्कृत का एक वाक्य है, से अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। ठीक, तो मैंने ये जो कृति लिखी ये कहाँ से, ये संस्कृत की एक मैंने सुक्ति लिखी है। ठीक, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। ठीक है, ये इनका प्रयोग सबने किया हुआ था, लेकिन हो सकता है कि नाम से नहीं जानते हो। ठीक, तो आज हम इसीलिए इनका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, चलिए, विराम चिन्ह या वर्जन चिन्ह। ठीक है, इनको हम कैसे दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, या ये बिंदी बिंदी करके दिखा देते हैं लाइन में, या ऐसे हल्की छोटे छोटे डैश करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी वाक्य में किसी भाग को लुप्त करना हो या उसे छिपाना हो। ठीक है, या उसे मौन रखना हो, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, इनका ज़्यादातर बच्चों के कहाँ देखा है, खाली स्थान में। जैसे कह देते हैं कि मोहन डैश 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 करके छोड़ देते हैं खाली स्थान, और है, और ऊपर दिया हुआ जो हमारा विकल्प होगा कि खिलाड़ी है या जो है विद्यार्थी है, उसी के अनुसार हम इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्जन चिन्ह या लोप विराम चिन्ह। लोप विराम यानी यहाँ पर किसी चीज का लोप हो रहा हो। ठीक है, या दूसरी जगह हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसको, जहाँ पर अपनी बात को हम आधी अधूरी छोड़ते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि राकेश ने में उसने कुछ गाली का प्रयोग किया होगा, या उसे कुछ, ठीक है, ऐसा बोला होगा जो हम लिखावट के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपशब्द कहे। अगर मैं ऐसे ही अपशब्द कर कर इसको ऐसे ऐसे करके छोड़ दूं या ऐसे ऐसे करके छोड़ दूं, इसका मतलब क्या है कि उसने अपशब्द जो है हमारे, जो उसने कहे हैं, उसको भी यहाँ पर लिखना बता चाहा है। ठीक है, लेकिन लेखन की दृष्टि में हम इसको यहाँ पर लिखकर नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम इसको जो ऐसे खाली खाली छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं लोप विराम चिन्ह या वर्जन चिन्ह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग देखो कहाँ होता है। देखिए, जब किसी वाक्य को हम लिखते हैं और लिखते समय किसी शब्द को हम अगर छोड़ देते हैं या छूट जाता है, किसी वाक्य में कोई शब्द लिखते समय जब छूट जाता है और उसको हम इस चिन्ह के साथ लिखते हैं, उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उसको लिखते हैं पूरा सही। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मैं अनेक देखे, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ठीक है, मैं काशी गया वहां के अनेक देखे, यानी इसमें कुछ ना कुछ मुझसे शब्द छूट गया। अब क्या छूट गया कि मैं काशी गया वहां के अनेक, ठीक, और इसको ऐसे में त्रुटि विराम चिन्ह लगाकर और यहाँ लिख दूं मंदिर। मैं काशी गया वहां के अनेक मंदिर देखे। ठीक, तो जो हम लिखते हैं त्रुटि में, वो इस चिन्ह को प्रयोग करके लिखते हैं किसी शब्द को, फिर इसको क्या कह देते हैं हम, त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह। पहला क्या है हमारा, कोष्टक चिन्ह। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, ये छोटा कोष्टक है, ये बड़ा है, ठीक है, ये मझला है, तो कोष्टक चिन्हों को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है कि जब हम कोई लेखन करते समय, ठीक है, या कोई शब्द लिखते समय उसका अर्थ सुस्पष्ट नहीं हो पाता, तब वहाँ हम एक इन कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि मैं एक शब्द कह दूं कि वर्दीधारी, यदि मैं कहूँ वर्दीधारी, अब वर्दीधारी से इसका अर्थ सुस्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा कोष्टक लेकर और उसको वहाँ पर पुलिस लिख दूंगा। ठीक भाई, वर्दीधारी तो कोई भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर,
नेवी का, ठीक है, कोई गार्ड, तो वहां पर मैं इसका अर्थ सुस्पष्ट करने के लिए कोष्टक में पुलिस लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे तो खद्दरदारी के लिए मैं क्या करूंगा कि राजनेता के लिए सुस्पष्ट करूंगा इसका सब अर्थ। ठीक भाई, खद्दरदारी तो कोई भी हो सकता है। खद्दर मतलब जो खादर हो, धारी यानी धारण करने वाला, यानी खद्दर के वस्त्र धारण करने वाला। लेकिन आमतौर पर अगर मुझे इसके अर्थ को सुस्पष्ट करना है तो मैं उसे राजनेता से ही दर्शाऊंगा। ठीक है, और इनका प्रयोग आप ज़्यादातर गणित में भी देखते ही हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग कोष्टक का कहाँ होता है? गणित के सवालों में, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक। ठीक, अब आपकी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो। चिन्ह, ठीक है, तो इसको किससे दर्शाते हैं हम? इक्वलिटी से। कहते थे ना इक्वल, यानी जहां पर किसी दो शब्दों का या किसी दो वाक्यों का या दो अंकों को हम उनकी तुलना करते हैं, जहां पर किन्हीं दो शब्दों की हम वाक्यों की अंकों की तुलना करते हैं, वहां पर तुल्यता सूचक का प्रयोग होता है। जैसे, ठीक है, धरा क्या क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, यानी किन्हीं दो शब्दों की जब हम तुलना करते हैं। ठीक, जैसे विष, जहर कहते हैं इक्वल, इंग्लिश में क्या देते हैं? इक्वालिटी। ठीक है, तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह, जहां पर हम तुलना करते हैं किसी एक के दूसरे से। आज आपको पढ़ाया, आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आज हमारी क्लास देखी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक, और हम कैसी, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये आप कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बताएं। राम राम।